नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कल हमने देखा था, ठीक है, कल हम चर्चा कर चुके थे प्रथम हरित क्रांति की, और इस प्रथम हरित क्रांति में मैंने आपको क्या क्या बताया था वो मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी चर्चा कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले प्रथम हरित क्रांति की बात की जाए तो सबसे पहले हमने देश में क्या किया है, फूड एग्रो सोसाइटी या एक आयोग है, इसकी स्थापना करी है 1958 में। 1958 में हमने फूड एग्रो सोसाइटी की स्थापना की है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो हमने क्या किया है, इसके बाद हमने 1960 में एक कार्यक्रम चलाया है। आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो जो बात मैं बता रहा हूं आप नोट करते जाएं। 1960 में हमने आईएडीपी गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया है। इसके बाद जब इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं तो फिर से हमने एक अब की बार पहले जिला पर चलाया था, अब की बार हमने क्षेत्र पर चला दिया है और हमने चला दिया है आईएएपी। ठीक है, इसके अलावा मैंने बात कर दिया है 1963 में आईएएपी गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम चला दिया है। इसके बाद देखा जाए जब इसके भी रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं तो 1966-67 में हमने पूरे देश में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कर दी है। और जब प्रथम हरित क्रांति है ये पूछा जाए तो किस वित्तीय वर्ष से लागू है तो 1966-67 से। और बात करूं मैं कि पंचवर्षीय किस योजना में इस प्रथम हरित क्रांति को शामिल किया जाता है तो थर्ड वाली हमारी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया ये देखिए, इसमें प्रथम हरित क्रांति में ट्रैक्टर भी यूज होने लगे, थ्रेसर का भी उपयोग होने लगा, हार्वेस्टर आई, सिंचाई पद्धतियां हैं ये बढ़ने लगी, उन्नत बीज आए, उन्नत उर्वरकों का इसमें प्रयोग किए जाने लगा प्रथम हरित क्रांति के दौरान। प्रथम हरित क्रांति के मैंने आपको लाभ भी बताए हैं प्रथम क्रांति के, ठीक है। इसके लाभ क्या है देखिए, कृषि में उन्नत तकनीकें या मशीनरी का प्रयोग होने लगा, पैदावार में वृद्धि हुई, किसान समृद्ध हुए, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, नहरें इससे निकाली गई। इसके अलावा आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि गेहूं में 2 गुना वृद्धि हुई है। कितनी गुना भैया? 2 गुना वृद्धि हुई, 2 गुना वृद्धि हुई इसके तहत। और मैं बात करूं चावल में तो गेहूं में 5 गुना और चावल में 2 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, किसके? प्रथम हरित क्रांति के दौरान गेहूं में 5 गुना व चावल में कितना? 2 गुना वृद्धि देखी गई। ठीक है, इतनी वृद्धि हुई है। ये तो इसके हमने देख लिए हैं लाभ। अब मैं बात करता हूं हानियों की। ठीक है, प्रथम हरित क्रांति की क्या क्या हानियां हुई हैं भैया उनके बारे में मैं लिख लेता हूं। ठीक है, एक एक को समझाते हुए एक एक को मैं यहां पर लिखता जाऊंगा ताकि आपके सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए, प्रथम हरित क्रांति में क्या होता है भैया, सबसे पहले प्रथम हरित क्रांति की सबसे पहले हानि क्या है कि शहरीकरण की समस्या हुई है। मैंने आपको बता दिया है शहरीकरण, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं शहरीकरण की समस्या, और दूसरे नंबर पर बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या, ये दोनों कैसे समस्याएं उत्पन्न हुई है प्रथम हरित क्रांति के दौरान, आइए समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि ये हमारा 30 बीघा खेत है। इस 30 बीघा खेत में अब पहले 4 लोग, हमारे इस प्रथम हरित क्रांति से पहले 4 बंदे क्या करते थे, इस पूरे खेत को जोत नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास बैल थे, वो हल से जुताई करते थे, तो लगभग इतने ही हिस्से को जुताई कर पाते थे। लेकिन प्रथम हरित क्रांति के दौरान सबसे बड़ी हमारी बात टेक्निक क्या आई है कि हमारे पास ट्रैक्टर आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? ट्रैक्टर आ चुके हैं। और जब ट्रैक्टर आ चुकी है, कृषि की उन्नत तकनीक आ चुकी है, मशीनरी आ चुकी है, तो एक ही बंदा जाएगा इनमें से, और ये एक बंदा ही जाकर के क्या करेगा, अब की बार ये बंदा ही जाकर के इस पूरे खेत को जोत के आ जाएगा। ठीक है, और वो भी एक दिन में ही जोत के आ जाएगा। बचे ये 3 लोग, ये 3 लोग क्या कौन सी समस्या पैदा करते हैं? बेरोजगार बैठ जाते हैं। ठीक, जब ये बेरोजगार बैठ जाएंगे तो अब ये कमाने के लिए कहां जाएंगे? गांव से शहरों की ओर जाएंगे। तो शहर में जाएंगे तो हर शहर की अपनी समस्या है, कोई पॉल्यूशन के लिए परेशान है, कोई जनसंख्या वृद्धि के लिए परेशान है, तो हर शहर की अपनी समस्याएं हैं, तो शहरीकरण की समस्या इससे बढ़ जाती है। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं, मुझे पूरा उम्मीद है आप एक एक चीज यहां से समझ रहे होंगे, और जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यदि आप उनको ढंग से सुन रहे हैं तो सारी चीजें आपकी समझ में आने वाली है। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं कि प्रथम हरित क्रांति के तीसरे नंबर पर कि हानि क्या हुई है। ठीक, शहरीकरण की समस्या हुई, बेरोजगारी की समस्या हुई है,
इसके अलावा मैं बात करता हूं तो समस्या हुई है खरपतवार की समस्या हुई है। सबसे पहले किसकी, मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से अमेरिका ने हमारे साथ चालबाजी की है, और खरपतवार खरपतवार की समस्या, खरपतवार की समस्या हुई है। ठीक, इसके अलावा और समस्या देखिए हमारे पास क्या हुआ, जब लोगों के पास गेहूं में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई, जब गेहूं में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई, तो ऐसी जगह जहां पर लोग दाल उगाते थे, जैसे हम हैं, हम उस समय दाल उगाते थे, कई सारे किसान थे, अब उन्होंने दाल को उगाना छोड़ दिया। और दाल को जब उगाना छोड़ा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि गेहूं बहुत ज्यादा होगा होगा तो हमें क्या लाभ देगा, और जब गेहूं बहुत ज्यादा लाभ देगा तो ऐसी स्थिति में हमने दालों को उगाना छोड़ दिया। और मुख्यतः यह क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है कि प्रथम हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक बढ़ने वाली जो फसल थी वो तो थी गेहूं की, लेकिन सबसे ज्यादा जो कमी दर्ज की गई है वो चने की दाल में हमने सबसे कमी दर्ज की है। ठीक है, चने की दाल बहुत कम हो गई और इसका उत्पादन इतना कम हो गया कि हमने चने की दाल को विदेशों से आयात करना पड़ा, तो इसकी हानि हुई। दाल में कमी, दालों के उत्पादन में कमी, दालों के उत्पादन में कमी। अब आप सोच रहे होंगे कि दालों के उत्पादन में कमी है, दाल क्या जरूरी है? अरे भैया दाल जरूरी है, दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं। आप जानते हैं घोड़े को, घोड़ा है वो दाल ही खाता है और दाल के कारण ही वो इतनी लंबी लंबी रेस लगाता है, समझ रहे हो आप? तो दाल ही हमारे भोजन में आवश्यक है। एक टाइम आप देखते हो 2-3 दिन में दाल आपको खाना बहुत जरूरी है। तो दाल के उत्पादन में जब कमी हुई है तो हमारे जो हम हानि लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हुई है। और हम देखते हैं प्रोटीन की जब कमी हुई है तो कई सारी बीमारियां हमारे अंदर होने लगी हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं, मोटी मोटी कमी लिख लेते हैं। 5वें नंबर पर आप कमी लिख लिए। देखिए प्रथम हरित क्रांति के दौरान गेहूं में वृद्धि हो गई है, चावल में वृद्धि हो गई है, लेकिन अब की बार क्या हुआ है? क्षेत्रीय असमानता हो गई है। क्षेत्रीय असमानता, गुरुजी ये क्षेत्रीय असमानता क्या है? असमानता क्या है ये हमारे समझ में नहीं आई है। देखिए दो मित्र हैं, उस स्थिति की मैं बात करता हूं। दो मित्र हैं और वो दो मित्र हैं, एक है हरियाणा का और एक है पंजाब का। ठीक है, एक मित्र है पंजाब का और एक मित्र है भैया हमारे राजस्थान का। ठीक, एक मित्र का है राजस्थान का है। प्रथम हरित क्रांति के दौरान दोनों के पास 30-30 बीघा जमीन है। इसके पास भी 30 बीघा जमीन है राजस्थान वाले के पास, और मैं बात करूं ये हरियाणा वाले के पास तो इसके पास भैया कितनी है? इसके पास भी 30 बीघा जमीन है। दोनों की स्थिति अब की बार सुदामा है। ठीक है, प्रथम हरित क्रांति से पहले की बात कर रहा हूं, दोनों की स्थिति क्या है? सुदामा है। दोनों अपने आप में गरीब हैं, इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, केवल जमीन है। बेचारे दोनों बैल से जाते हैं, बैल के जितना हल जोत करके इतना ही इनकी पैदावार होती है जिससे घर गृहस्थी का काम चलता है। लेकिन प्रथम हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ? क्षेत्रीय असमानता कैसे पैदा हुई है वो आप देखिए। एक पंजाब का मित्र है, ये क्या करता है? ये जब इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकें लगाता है, इसमें ट्रैक्टर से इसकी जुताई करता है, इसके अलावा जुताई करने के बाद इसमें उर्वरक डालता है, उर्वरक डालने के बाद इसमें क्या करता है? इसमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशी डालता है, कीटनाशी के बाद थ्रेसर द्वारा उसकी क्या करता है? ढंग से उसके जो बीज हो, जो अनाज है उसको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद जब मार्केट में बेचता है तो सबसे पहले धीरे धीरे, पहले साल ये पैदल था, अब की बार ये साइकिल पे आया है। किस पे आया है? इसने साइकिल ली है। साइकिल लेने के बाद भैया बात करते हैं ये मोटरसाइकिल पर आता है, मोटरसाइकिल के बाद ये फिर कार पर जाता है, और कार लेने के बाद अब की बार तो इसने थार ले ली है, और थार के बाद ये मर्सिडीज ओडी पर आ चुका है। यानी पंजाब का किसान है वो अमीर होता गया है। और क्यों हुआ है रीजन समझना अभी। लेकिन राजस्थान के किसान की बात करूं, ये भी सोच रहा है कि भैया ऐसा करें, इस जमीन को गिरवी रख देते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, हम भी क्या करेंगे इसकी तरह, हम भी इसकी तरह क्या करेंगे, अब की बार प्रथम हरित क्रांति की तरह यहाँ पर ढंग से ट्रैक्टरों से जुताई करवाएंगे। हम इसने भी ऐसा ही किया, ट्रैक्टर से जुताई करवाई। इसके अलावा इसने क्या किया? इसमें उर्वरक भी डलवाए, यूरिया डीएपी डलवा दिया, और यूएपी डीएपी डलवाने के बाद कीटनाशी है उनका प्रयोग किया है ताकि कीड़े मकोड़े नहीं लगे। और इसने भी अपनी फसल को कलेक्ट किया है, और फसल कलेक्ट करने के बाद क्या की है? उसे मार्केट में लेके गया है। लेकिन ये बेचारा सुदामा रह चुका है, और ये बेचारा क्या हो गया है? कृष्णा बन चुका है। समझिए कैसे, आखिर ये क्षेत्रीय असमानता पैदा कैसे हुई, मैं यही आपको अंतर समझाने वाला हूं।
हुआ ऐसा कि जब ये पंजाब वाला किसान था, पंजाब वाला जो किसान था, इसने यहां पर बाई लकीली, ठीक है, इसने क्या किया, ये भी इतना समझदार नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, अपने खेत में क्या उगाया, गन्ना उगाया भैया, क्या उगाया, गन्ने की फसल उगाई है। और इधर हमारे किसान को इसने सलाह दी है कि मैं तो गन्ना उगा रहा हूं भैया, दोनों करोड़पति बनेंगे, और दोनों करोड़पति बनने के बाद एक दिन चाय के ढाबे पे बैठेंगे और हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि एक दिन पहले हम गरीब थे, आज हम दोनों करोड़पति हो चुके हैं, ठीक है, तो हमारी मित्रता की हम मिसाल देंगे। लेकिन हुआ ऐसा, प्रथम हरित क्रांति के दौरान ये तो बेचारे अमीर बन गए, और ये बेचारे जो भी इनके पास साइकिल थी वो भी बिक गई, जो भी अब जो भी इन्होंने किराए पे लिया था, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पैसे नहीं चुक रहे हैं तो जमीन का हिस्सा बेच दीजिए। 10 बीघा इन्होंने जमीन बेच दी है। कहाँ के ये करोड़पति बेचारे, इनकी तो जमीन भी चली गई है। ये सुदामा के और भी सुदामा हो चुके हैं, ठीक है, और भी गरीब स्थिति में पहुंच चुके हैं, और ये बहुत उन्नत स्थिति में पहुंच चुके हैं। आखिर ये अंतर आया कैसे, समझने की बात है। ये अंतर आया इसलिए है क्योंकि पंजाब की भूमि में इन्होंने बाई लकीली क्या बो दिया था, गन्ना बो दिया था, और फोन करके बोल दिया था कि भैया तू भी इधर गन्ना बो दे। लेकिन हम बात करते हैं राजस्थान में, राजस्थान की शुष्क मृदा है, इधर गन्ने की खेती उच्च जो भूमि है वो गन्ने के लिए उपयुक्त नहीं थी। और इधर मैं बात करता हूं पंजाब की भूमि में खूब गन्ना आसानी से होता है। तो ये तो अमीर हो गए और ये क्या रह गए, हमारे गरीब रह चुके हैं राजस्थान के। क्यों? तो हम जब द्वितीय क्रांति की बात करेंगे, इसी कमी को दूर करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति में सबसे पहले यह लाया गया कि आप अपने पहले मृदा की जांच करवाएं, अपने खेत की जो मिट्टी है, ठीक है, हाँ आप सुन रहे होंगे मुझको, जो अपने खेत की जो मिट्टी है, इस खेत की मिट्टी की सबसे पहले जांच करवाएं और आप पता करें कि उनमें कौन सी फसल उगने वाली है और आप उसी फसल को बोएं। ठीक, तो द्वितीय हरित क्रांति में, और आप हाल ही में देखे होंगे मोदी जी के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मृदा कार्ड चले हैं, जिसमें तहत आप अपने खेत की मिट्टी को ले जाकर के लैब में जांच करवा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि यहां पर सर्वाधिक मात्रा में बढ़िया फसल कौन सी होने वाली है। समझ रहे हो आप? तो ये जो सारी चीजें हैं ये द्वितीय हरित क्रांति के तहत ही हुई हैं, वहां मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। अभी आपकी ये बातें यहां पर समझ में आई होंगी, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हुई। ठीक है, क्षेत्रीय असमानताएं क्या हुई है भैया, उत्पन्न हुई है। तो क्षेत्रीय असमानता है वो यहां पर उत्पन्न हो गई है। शहरीकरण देख लिया, बेरोजगारी देख ली है, खरपतवार की समस्या देख ली है, दालों के उत्पादन में कमी देख ली है, क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं 6वें नंबर पर, प्रथम हरित क्रांति के दौरान सबसे बड़ी जो कमी दर्ज की गई है भैया, वो कमी क्या दर्ज की गई है वो आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ये हमारा एक खेत था, इस खेत में क्या हुआ है, प्रथम हरित क्रांति के दौरान एक किसान ने क्या किया है, बहुत ढंग से इसकी जुताई की है भैया, ट्रैक्टर से इसकी जुताई कर दी, और ट्रैक्टर से जुताई करने के बाद इसने क्या किया है, इसमें ढंग से डीएपी और यूरिया डाल दिए हैं। इसने ये पूरा जो चार्ट है उसको फॉलो कर रहा है, बोल मैं डीएपी यूरिया भी मैंने डाल दिया है, और मैं अब की बार क्या बो देता हूं, इसमें इसमें फसल बो दी है। उसने फसल बोई है, बहुत लहलहाती इसमें फसल उग रही है, फसल जोरदार फसल उगी है प्रथम हरित क्रांति के दौरान। इस खेत में 30 बीघा खेत मान लीजिए, 10 बीघा मान लीजिए, इस 10 बीघा खेत में बहुत जोरदार फसल हुई है। वो किसान खुश है कि मेरी फसल है बहुत अच्छी होने वाली है। वो फसल को कटवा देता है ढंग से, और कटवाने के बाद क्या होता है, वो सोचता है कि आज मैं थक गया हूं और कल सुबह ही क्या करूंगा, इस अपनी जो खेत की जो फसल है, इस फसल को थ्रेसिंग करवाऊंगा, और थ्रेसिंग करवाने के बाद बीजों को कलेक्ट करूंगा, और धान को कलेक्ट करने के बाद इसे मंडी पहुंचा दूंगा, और मेरी फसल है उससे मैं बहुत ज्यादा लाभ कमाऊंगा। लेकिन हम बात करते हैं, होता ऐसा है कि जैसे ही वो फसल को कटवा के घर पे आता है तो बहुत तेज पानी पड़ता है, इतनी तेज बरसात आती है कि उसकी जो फसल है वो फसल वहीं की वहीं रह जाती है, और ऐसी स्थिति में किसान उस लाभ को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो प्रथम हरित क्रांति की सबसे बड़ी हानि यही थी। हम बात करेंगे कि द्वितीय हरित क्रांति में इसे कैसे दूर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी इसकी ये कमी भी दर्ज कर सकते हैं क्या ठीक है, कि किसानों की आकस्मिक
किसानों की आकस्मिक हानियां, किसानों की आकस्मिक हानियां, किसानों को बहुत अचानक एकदम आकस्मिक रूप से हानियां हो जाती थी, जिनसे उनकी सारी फसल थी वो चौपट हो जाती थी। ठीक, ये सारी प्रथम हरित क्रांति के कुछ लाभ हैं और ये कुछ हानियां हैं, और इससे ज्यादा और भी कई सारे लाभ हानि हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको कहानी सुनाई है इसके आधार पर आप तय कर देंगे कि प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति में अंतर क्या था। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आखिर हमने द्वितीय हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ऐड करता हूं और मैं लेके चलता हूं द्वितीय हरित क्रांति। और द्वितीय हरित क्रांति में हुआ क्या। देखिए भैया, द्वितीय हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति में हमने देखा, प्रथम हरित क्रांति में हम देख चुके थे कि अब की बार हमारे सामने ये समस्या थी कि किसानों की जो खेती थी वो एक रात में ही चौपट होने वाली थी कि यदि भयंकर बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो ऐसी फसल, तैयार फसल क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। प्लस में दूसरी बात मैं करता हूं, किसानों की क्या थी, एक ही फसल पर निर्भरता रहती थी। इसका तोड़ भी दिया गया। लोग क्या करते हैं, यूएपी जो यूरिया डीएपी का यूज करते हैं, उर्वरकों से भी लोगों को बचाया गया। इसमें द्वितीय हरित क्रांति में सबसे पहले यह कहा गया, देखिए द्वितीय हरित क्रांति में सबसे पहले मृदा की जांच करा जाए, मृदा परीक्षण पर जोर दिया गया। किस पर, यह क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है, मृदा परीक्षण पर जोर दिया गया है। मृदा परीक्षण पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है कि सबसे पहले आप अपनी मृदा की क्या कराइए, जांच करवाइए भैया। सबसे पहले आप अपनी मृदा की जांच करवाइए। ठीक, इसके अलावा मैं तुलना करा के चलता हूं। देखिए पहले परंपरागत तरीके में क्या होता था, परंपरागत तरीके में क्या होता था, फिर हमने प्रथम क्रांति में क्या लाए, प्रथम हरित क्रांति, और हम अब द्वितीय हरित क्रांति में क्या परिवर्तन करने वाले हैं वो देखिए। आप इस चार्ट को यदि समझे हैं तो आप इस हरित क्रांति को ढंग से समझ गए हैं, ये समझ लेना। हमने बात की है, देखिए परंपरागत तरीके में हम क्या करते थे, हम बैलों से जुताई करते थे, कोई हमारा इतना अधिक खर्च नहीं था, खर्च हमारा कम था। क्या था, खर्च हमारा क्या था, कम था। और जब खर्च हमारा कम था तो हम बात करते हैं पैदावार, तो पैदा भी हमारी क्या थी भाई, पैदावार भी हमारा, लाभ बात कर लेता हूं, लाभ भी हमारा कम था भाई, खर्च कम था तो हमारा लाभ भी क्या था, कम था। 30 बीघा में से हम 15 बीघा ही जोत पाते थे, तो लाभ भी कम था। जब हमारी प्रथम हरित क्रांति हुई है तो हमारा खर्च बढ़ गया है, खर्च बढ़ा है। खर्च कैसे बढ़ा है, देखिए अब की बार ट्रैक्टर है, इनका प्रयोग होने लगा है। किसान ट्रैक्टर की क्या देगा, ट्रैक्टर के बदले में, जुताई के बदले पैसे देगा, फिर खरपतवार खरीद के लाएगा, फिर यूरिया डीएपी लेकर के आएगा, फिर कीटनाशी लेकर के आएगा, फिर थ्रेसिंग की मशीन के लिए पैसे देगा। तो खर्च भी बढ़ा है। और इसमें हम बात करें लाभ या फसल, तो पैदावार भी बढ़ी है, पैदावार भी बढ़ी है, ऑब्वियसली बात है, पैदावार भी बढ़ी है। लेकिन हम इसका निचोड़ करना चाहते हैं कि हम ऐसा एक द्वितीय हरित क्रांति में एक ऐसा पैटर्न लेकर के आए हैं कि भैया खर्चा तो कम हो लेकिन लाभ इन सबसे ज्यादा हो। ऐसी टेक्निक आई है द्वितीय हरित क्रांति में। देखिए खर्च क्या हो, कम हो, खर्च क्या हो, कम हो, लेकिन लाभ क्या हो, अत्यधिक हो। लाभ क्या हो, अत्यधिक हो। यदि आप इस चार्ट को समझ चुके हो और आप ये लिख चुके हो मृदा परीक्षण पर जोर दिया गया है, ऐसी स्थिति में तो आप समझ जाना ऐसी स्थिति में आप समझ लेना कि आप हरित क्रांति है इसको क्या कर चुके हो, कंप्लीट ढंग से पढ़ चुके हो। ठीक है, ये मैंने आपको द्वितीय हरित क्रांति समझाई है। इस द्वितीय हरित क्रांति का पैटर्न आपको समझाता हूं। आखिर द्वितीय हरित क्रांति में कहा क्या गया। इस द्वितीय हरित क्रांति में आप बोला गया कि ये आपका एक खेत का भूखंड है, ये आपका कोई खेत है, और इस खेत में आप क्या कीजिए जब भी आप खेती करें तो सबसे पहले ये द्वितीय हरित क्रांति लिख देता हूं मैं, ये है हमारी द्वितीय हरित क्रांति। और हम देखेंगे कि द्वितीय हरित क्रांति में हमने कैसे हमारी जो प्राथमिक या प्रथम हरित क्रांति है उसकी कमियों को किस प्रकार से हमने दूर करने का प्रयास किया है। इसमें बताया गया है कि यदि ये आपका खेत है तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने खेत में क्या करें,
फलदार वृक्ष लगा दें। क्या लगा दें? फलदार क्या लगा दें भैया? वृक्ष लगा दें। यहाँ पर फलदार आप क्या लगा दीजिए? वृक्ष लगा दीजिए। ये मैंने क्या किए हैं, यहाँ पर फलदार वृक्ष लगा दिए हैं, ठीक। और ये जब ये फलदार वृक्ष लगा दिए हैं, इसके अलावा सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि आप अपने खेत में कोई भी फलदार वृक्ष लगा दीजिए। और फलदार वृक्ष लगाने के बाद क्या करते हैं, अब की बार इस फलदार वृक्ष के बाद आप क्या कीजिए, आपका यदि कोई भूमि का हिस्सा है वो पथरीला है, आप कहते हो मेरा भूमि का हिस्सा तो ये तो बंजर है, ठीक है, इसमें तो कुछ उगता ही नहीं है, ये तो पथरीला है, तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। ये तो और भी मजेदार बात है, आप इसमें कंकर पत्थर और डलवाइए और यहाँ डलवाने के बाद इसमें क्या भरिए, पानी भर दीजिए। क्या भर दीजिए? इसमें पानी भर दीजिए। और पानी भरने के बाद इसमें आप मछली पालन कीजिए। क्या कीजिए? एक ही खेत के अंदर, अब की बार द्वितीय हरित क्रांति में हमें यह बताया गया है क्या बताया गया है? द्वितीय हरित क्रांति में हमको यह बता दिया गया है कि आप खेत के एक कॉर्नर पर तो क्या कीजिए भैया, एक कॉर्नर पर आप ये इधर मछली पालन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मछली पालन, ठीक है, इधर मछली पालन कर लीजिए। इधर आप क्या लगा दीजिए? फलदार वृक्ष लगाइए। ये कौन से हैं? फलदार वृक्ष लगाइए। इसके अलावा ये अब की बार बता रहे हैं कि यहां पर आप क्या कीजिए, इन फलदार वृक्ष पर पेटियां रख दीजिए जिनमें आप क्या करेंगे, इनके यहां मधुमक्खी पालन करेंगे। क्या करेंगे आप? इन पर पेड़ों पर, इन सारे पेड़ों पर मधुमक्खी पालन करें। क्या करें? मधुमक्खी पालन करें, ठीक है। मधुमक्खी का क्या करें भैया? अब की बार मधुमक्खी पालन करें। आप क्या करें, अब मधुमक्खी है, इनके नीचे क्या करें, छोटे छोटे से यहाँ पर ये गेंदा के फूल लगा दें आप, ठीक है। इसके अलावा ये गेंदा के जब आप फूल लगाएंगे भैया, पेड़ लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इनके पास जाएंगे, ये मधुमक्खी जाएंगी, यहाँ से रस चूसेंगी। रस चूसने के बाद एक तो आपको क्या बनाएंगी, शहद बनाएंगी। दूसरी बात इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें फायदा यह होगा कि ये जो येलो कलर है, ये सभी कीटों पतंगों को क्या करेगा, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा करके ये सारे जो फूल हैं ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा, इस जो गेंदा के पेड़ की एक विशेषता ये भी होती है कि ये जो पेड़ होता है, ये पेड़ क्या करता है, हमारे जो जमीन है इस जमीन के अंदर क्या करता है, उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। राइजोबियम जैसे हमारे जो पदार्थ होते हैं, जो भी हमारे जीव होते हैं, उन जीवों को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को भूमि में बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा ये पेड़ों का योगदान क्या है, देखिए साल में आप क्या करेंगे, ये एक साल में 2 बार ये जो हमारे ये फलों के जो वृक्ष हैं ये आपको फसल देंगे, आप इनको बेचेंगे तो आपको यहाँ से डबल कमाई होने वाली है। प्लस में जब बरसात होगी तो इनकी जड़ें हैं वो पूरे खेत में फैली हुई है, ये क्या करेंगी, उस वर्षा के पानी को अधिक समय तक अपने यहाँ अपनी जड़ों में रखेंगी। इसके प्रकार खेत में नमी बनी रहेगी, ठीक है। ये कहते हैं अगली बार आपका जो ये हिस्सा बचा है, आपका जो ये हिस्सा बचा है, इस हिस्से में आप यहाँ इस हिस्से में क्या करें, जो भी आप खेती करना चाहते हैं वो यहाँ करें। यहाँ पर क्या करें, जो भी आप खेती करना चाहते हैं वो करें, लेकिन साइड में एक हल्का सा काम और कर लें। क्या काम कर लें भैया, ये कह रहे हैं कि हल्का सा यहाँ पर आप भूखंड रखें और यहाँ पर एक गाय रखें, ठीक है। क्या रखें, गाय पालन या भैंस पालन है वो कर लें, ठीक है। तो श्वेत क्रांति आप यहाँ से कर लें। क्या कर लें, देखिए इन्होंने कहा है कि एक साथ आप श्वेत क्रांति कर ले, ठीक है। एक प्रकार यहां से मधुमक्खी है, यहां मधुमक्खी है, इधर क्या है, मछली है, तो मछली है, यहां से मछली पालन कर ले, है ना। इसमें आप झींगा मछली का भी पालन कर सकते हैं, गुलाबी क्रांति भी कर सकते हैं, ये मछली पालन, नीली क्रांति भी कर सकते हैं, तो नीली क्रांति कर सकते हैं, गुलाबी क्रांति कर सकते हैं, श्वेत क्रांति आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं, आपने शहद प्राप्त किया है, शहद को भी बेच सकते हैं। इसके अलावा यहां से फल आ रहे हैं, इन फलों को बेचकर भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपकी जो मेन फसल है, यह आपको लाभ दे ही रही है। इस प्रकार यदि बरसात भी आती है आपके अंत में, यदि बरसात भी आती है तो देखिए मछलियों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि तालाब कुंड है, ये भर गया है, ठीक है। इसके अलावा इन पेड़ों को कोई नुकसान होने वाला है ही नहीं है।
मैं बात करूं मधुमक्खी, बरसात के समय में तो उड़ जाएंगी लेकिन फिर वापस आकर के बैठ जाएंगी पेटियों में। तो इस प्रकार मधुमक्खियों को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, ये आपकी एक फसल को नुकसान हुआ है तो बाकी गाय भैंस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस प्रकार देखें, जब सारी क्रांतियों को एक साथ कर दिया जाता है तो द्वितीय हरित क्रांति, इसमें द्वितीय हरित क्रांति इसे बोला जाता है। ठीक है, जब भी मैंने आपको क्रांतियां पढ़ाई थी तो मैंने आपको पढ़ाया था इंद्रधनुष क्रांति सबसे लास्ट में लिखाई थी, आप जाके देख सकते हैं। उपरोक्त सभी क्रांतियों को जब एक साथ किया जाता है तो उसे इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। जहां आप देखेंगे नील क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति, ये जितनी भी क्रांति हैं एक साथ जब की जाती हैं तो इसे ही क्या बोला जाता है, इंद्रधनुष क्रांति बोला गया था। इसे ही मैंने क्या लिखा था, वहां जाके देखिए, इंद्रधनुष क्रांति क्या बोला गया है, इंद्रधनुष क्रांति। और ये बोला गया था हमारी द्वितीय हरित क्रांति में। और इस द्वितीय हरित क्रांति में जोर दिया गया भैया किस पर, इस द्वितीय हरित क्रांति में जोर दिया गया, किस पर जोर दिया, इसमें जोर दिया मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर। किस पर, मृदा परीक्षण बोल दीजिए, मृदा परीक्षण पर। यानी सबसे पहले आप मृदा की परीक्षण करवाएं और उसमें कौन कौन सी फसल आपको देखने को मिलती है। यदि वो फसल है आपको पता लगता है तो उन्हीं फसलों को आप क्या करें, एक साथ करें और विभिन्न प्रकार की क्रांतियां एक साथ करें। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं, इसके अलावा यदि बात करें, ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो देखिए द्वितीय हरित क्रांति में मैं बात कर लेता हूं, इसके बारे में कुछ बातें लिख लेता हूं। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में आई थी उससे मानी जाती है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, सन 2000 से क्या हुआ है, मानी जाती है, 2000 से मानी जाती है। ठीक है भैया, द्वितीय हरित क्रांति है, इसकी जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 से मानी जाती है। इसमें हमने एक साथ सारी क्रांतियों को कर दिया था जिसे हमें इंद्रधनुष क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात कर देता हूं, इसमें सबसे पहले यह कहा गया कि आप उर्वरकों को अब की बार क्या करें, बढ़ावा देना बंद करें। तो भैया उर्वरक नहीं डालें तो अब की बार क्या करें, आपका जो ये खेत का हिस्सा है, आपका जो ये खेत का हिस्सा है, इस खेत के हिस्से में आप क्या करें, सबसे पहले एक बहुत बड़ा ड्रम लें। ठीक है, इस ड्रम में क्या करें, आप एक नीम का पेड़ भी लगाएं। इधर इधर कौन सा पेड़ लगाएं, इधर आप एक नीम का पेड़ भी लगाएं। और जब ये आपका नीम का पेड़ लगा रहेगा इधर, तो इस नीम के पेड़ आप विभिन्न कॉर्नर में नीम के पेड़ लगाएं। नीम की पत्तियों को सबसे पहले पीसें और पीस करके पानी में मिला दें। ठीक है, इसके अलावा आप पुराने से पुराना गुड़ लें, खराब गुड़ हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप खराब से खराब पुराने से पुराना गुड़ लें और वो गुड़ इसमें काफी सारा डाल दें। ठीक, आपने गुड़ डाल दिया है, नीम की पत्तियां आपने इसमें डाल दी हैं। इसके अलावा आप क्या करें, इस खेत के हिस्से में, इस क्रांति में इन्होंने ये भी बताया है कि इस खेत के इस हिस्से में आप क्या करें, आप खेत के इस हिस्से में जो भी ये गाय भैंस पालन कर रहे हैं आप, इनका जो गोबर है उस गोबर को यहाँ पर डाल दें, उस गोबर को आप यहाँ पर डाल दें। और इस गोबर में क्या करें, आप केचुए लाके डालें। जो केचुए होते हैं वो क्या करते हैं, इस केचुओं को लाकर के इसमें डाल दें। ये केचुए हैं, आपको आराम से जब भी आप जाएंगे, जो भी कृषि के अनुसंधान करने वाले जो भी हमारे संस्थान है, या मैं बात करूं कृषि की जो भी यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर आपको लगभग फिलहाल की रेट बताऊं मैं आपको तो 200-250 रुपए किलो में आपको क्या मिलते हैं, 1 किलो आपको क्या मिल जाएंगे, बर्मी यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, केचुए आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ इस गोबर में उनको डाल दें। और जब आप उनको यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर एक खाद तैयार होगी, बर्मी कंपोस्ट खाद। कौन सी, बर्मी कंपोस्ट खाद यहाँ पर तैयार होगी। और उस खाद और इन पानी सबको मिला करके आप इसमें एक साथ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करें, इसमें तो हमने यूएपी और डीएपी का हमने इसमें प्रयोग नहीं किया है। हमने किसका प्रयोग किया है इसमें, हमने बताइए किसका प्रयोग किया है, हमने केवल और केवल जैविक, हमारे किसका, जैविक उर्वरकों का ही प्रयोग किया है। तो वही बात मैं यहां पर लिख रहा हूं
द्वितीय हरित क्रांति है वो किस पर जोर देती है? जैविक उर्वरकों पर ही जोर देती है। यही बात मैं आपको समझाने वाला था, समझा के ही लिखता हूं, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति में जैविक उर्वरकों पर ही जोर दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति में द्वितीय हरित क्रांति में और द्वितीय हरित क्रांति की मैं बात कर लेता हूं भैया। तो द्वितीय हरित क्रांति की बात करूं, इसमें क्या किया? द्वितीय हरित क्रांति में जैविक, ऑर्गेनिक, जैविक किसको बोला जाता है? ऑर्गेनिक को। तो जैविक उर्वरक, जैविक उर्वरकों के यूज पर, के प्रयोग पर बल दिया गया, के प्रयोग पर बल दिया गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति है, यह आपको समझ में आई होंगी, बहुत बेहतरीन ढंग से आई होंगी। यदि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको बता देने वाला हूं, आपको फर्स्ट स्लाइड से कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल मर्ज कर लेनी है। और आप मुश्किल से 10-12 लाइन यदि मर्ज करते हैं तो आपको यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं वो 10-12 जो लाइन है प्रथम हरित क्रांति की और द्वितीय हरित क्रांति की जो अभी तक पूछी गई है और आगे पूछी जा सकती हैं, बस वही इसमें से इंपॉर्टेंट है। बाकी कहानी आपको याद होनी चाहिए। कैसा भी इससे क्वेश्चन बनता है, कोई आपसे पूछ भी ले तो आपको सारी चीजें हैं वो बता देनी है। एक आपको यह भी याद रखना है, प्रथम हरित क्रांति में यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज थी? तो वो थी, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर बल दिया गया था वो थे उन्नत प्रकार के बीज। किसमें? उन्नत प्रकार के बीजों के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो प्रथम हरित क्रांति है, इस प्रथम हरित क्रांति में यहां लिख देता हूं मैं, देखिए प्रथम हरित क्रांति में उन्नत बीजों पर जोर दिया गया। प्रथम हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। तो सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो उन्नत प्रकार के बीज पर दिया गया है, ठीक है, उन्नत बीजों पर, उन्नत बीजों पर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार आप देखिए कौन कौन सी बात आप शॉर्ट नोट्स में आपको ऐड करनी है। सबसे पहले आप देखिए, ठीक है, आपको नोट करना है सबसे पहले प्रथम हरित क्रांति में आपको याद करना है ये 1958 में फूड एग्रो सोसाइटी की क्या की गई है भैया? स्थापना की गई है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि हमारे पास 1960 में IADP कार्यक्रम चलाया है हमने, गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया है। इसके बाद आपको याद रखना है 1963 में आप लिखेंगे IAAP गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम चलाया है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्रथम जो हमारी जो हरित क्रांति हुई है इसकी शुरुआत कब से मानी गई है? तो शुरुआत मानी गई है भैया, यदि वित्तीय वर्ष एक वर्ष का पूछे तो 1966-67, या आपको पंचवर्षीय योजना यदि पूछे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है जिसकी शुरुआत 1961 से 66 तक है। ये भी आपको लिख लेनी है और ये लाइन लिख लेनी है, प्रथम हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? तो उन्नत प्रकार के बीजों पर इसमें जोर दिया है। इसके अलावा आपको केवल याद रखनी है जो भी हमारे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, जितनी भी सिंचाई पद्धति हैं, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फव्वारा पद्धति, उन्नत बीज आए हैं, उन्नत उर्वरक आए हैं, ये सब किसकी देन है? प्रथम हरित क्रांति की देन है। तो आपको मैंने जो कहानी बताई है उनसे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां हैं, या आपको बिल्कुल अच्छी भली भांति से आपने यदि मुझे सुना है तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इनको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय हरित क्रांति में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? तो मृदा परीक्षण पर सबसे ज्यादा क्या दिया गया है? जोर दिया गया है। इसमें आप इसको लिखें, शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं कि परंपरागत तरीके में खर्च कम होता था, लाभ भी हमारा कम होता था। फिर हमारे प्रथम हरित क्रांति में खर्च भी बढ़ा, लाभ भी बढ़ा, लेकिन इसमें हमने क्या किया है? खर्च को कम किया है और लाभ हम अत्यधिक ले रहे हैं, ठीक है। देखिए लाभ अत्यधिक कैसे ले रहे हैं, खर्च कैसे कम कर रहे हैं। पेड़ पौधे लगा दिए, एक बार लगा दिए हैं और फिर ये कई सालों की चली जाती है, आपको लगातार ये क्या देने वाले हैं? फल देने वाले हैं। तो इनमें खर्च कम हो गया है। इसमें अलावा मछलियों में क्या खर्चा है आप बताइए?
मछलियों के आपको थोड़े से दाना खाती हैं। इसके अलावा मछलियां आपको हर 3 से चौथे साल में अपनी संख्या डबल कर लेती हैं, बच्चे पैदा कर लेती हैं। तो आप मछली बेच सकते हैं, बेच करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, मोटी कमाई कर सकते हैं। शहद में आपको क्या लगाना पड़ रहा है, मधुमक्खी आएंगी, शहद बनाएंगी, आप शहद को यहाँ से बेच सकते हैं। आप गाय रख रहे हैं तो गाय को यदि आप खाना खिला रहे हैं तो उतना आपको वो दूध देने वाली है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, यहाँ पर खाद है, यह गाय का खाद है, यही यहाँ पर कंपोस्ट के रूप में यूज होने वाला है। तो आप यहाँ से खर्च कम कर रहे हैं लेकिन लाभ आप यहां से ज्यादा कमा रहे हैं। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी क्रांति में इंद्रधनुष क्रांति है, ये द्वितीय हरित क्रांति है, इसको क्या बोला जाता है, इंद्रधनुष क्रांति भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है। और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय हरित क्रांति में किस पर बल दिया गया है, तो मृदा परीक्षण पर बल दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई है, तो आप याद रखना राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और द्वितीय हरित क्रांति है, इसमें ध्यान रखना कैसे उर्वरक हैं, जैव उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया गया है। यदि आप इतना पढ़ते हैं तो मैं आपको ये पूरी उम्मीद और पूरी विश्वास के साथ आपको ये बताता हूं कि आपका जो ये प्रथम हरित क्रांति है और जो द्वितीय हरित क्रांति है, बहुत विस्तार पूर्वक आप इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको एक एक चीज यहां से क्लियर हुई होगी। और ऐसे ही जैसे हमने कृषि को ढंग से पढ़ा है शुरुआत से, हम आज पढ़ रहे हैं और आगे इसके जो अब मैं कृषि की जो फसलें हैं, मुख्य फसलें, उनको कल से चर्चा करने वाला हूं। ये बताने वाला हूं, जैसे मैंने उठाई है चाय, चाय है विदेश में सबसे पहले हम बात करें कि किस देश में इसका सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। फिर मैं बात करूंगा इंडिया में किन किन राज्यों में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। फिर मैं बताऊंगा जैसे एक फसल है किसी फसल कि इस फसल का इसमें लगने वाला प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूंगा इस फसल है, इस फसल के वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। ठीक है, इसके अलावा इस फसल की कौन कौन सी किस्में हैं। ठीक है, तो ढंग से विस्तार पूर्वक मैं सर चर्चा करने वाला हूं। चाय की हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा कपास की भी चर्चा करेंगे, इसके अलावा गेहूं की भी बात करेंगे, इसके अलावा कॉफी की भी बात करेंगे। तो सारी जितने भी महत्वपूर्ण फसल हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से, बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं कृषि में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो मैंने 5 टॉपिक आपको कराए हैं, सबसे पहले आपको झील है, बहुत विस्तार पूर्वक इंपॉर्टेंट जो सारी झीलें हैं वो सब करा दी हैं। इसके अलावा नदियों को इतने विस्तार पूर्वक करा दिया है कि इतनी नदियां आप कहीं भी नहीं देख पाएंगे, किसी कोचिंग संस्थान में आपको इतनी नदियां एक साथ पढ़ने को नहीं मिलेंगी और इतनी एकदम सटीकता से और शुद्धता से, एकदम साफ क्लियरिटी के साथ। ठीक, आप नदियों वाला बहुत ढंग से कराया है। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन के जितने भी सोर्स हैं, महत्वपूर्ण सोर्स आज तक पूछे गए हैं, कहां से उनका उत्पादन खनन हो रहा है वो सारे मैंने बता दिए हैं, कहां पर भंडारण हो रहा है ये भी बता दिया। इसके अलावा खनिज हैं, ये खनिज भी मैंने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं। और कृषि आपके सामने पढ़ ही रहे हैं, एक एक चीज खोल खोल के पढ़ रहे हैं। ये हमारा 5वां टॉपिक है। आप एंजॉय लेके पढ़ते जाइए, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका सिलेबस हो जाएगा। और आप जब शॉर्ट नोट्स देखेंगे तो बहुत कम आपके शॉर्ट नोट्स बनने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इनमें से ही होने वाले हैं। यह मेरा पूरा विश्वास है कि आप एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। यदि आपको मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं वो हम कल लेकर के आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।